स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल आशीष कंपटीशन क्लासेस में। पिछली 8 कक्षाओं में आपने हिंदी के कई अध्याय का अध्ययन किया है। समास का अध्ययन पूरा हो गया है, संधि पूरा समाप्त हो चुका है। आपका और आज नया अध्याय है क्रिया। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। तो आज हम क्रिया आपको पढ़ाना शुरू करते हैं। तो क्रिया की परिभाषा है, जिस शब्द से किसी कार्य को करने अथवा होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। जैसे उठना, चलना, नहाना, खाना, पीना, सोना, पढ़ना आदि। क्रिया में एक टर्मिनोलॉजी आती है, विकारी शब्द। विकारी शब्द क्या होते हैं, कभी कभी पूछ लिया जाता है सीधे सीधे। तो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ये जो चारों हैं ये लिंग कारक वचन के अनुसार परिवर्तनीय होता है, जिसे विकारी शब्द कहते हैं। क्रिया वाक्य का महत्वपूर्ण अंग होता है, जिसके बिना वाक्य की रचना संभव नहीं। क्रिया के भेद देखते हैं। क्रिया के भेद दो प्रकार से होते हैं, एक तो कर्म के आधार पर होता है, दूसरा प्रयोग के आधार पर होता है। पहला देखते हैं कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद हैं, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया क्या है? जिस वाक्य में क्रिया के साथ कर्म लगा हो या जिसके साथ कर्म के होने की संभावना हो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। अर्थात जिसके साथ कर्म के होने की संभावना होती है उसे क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया कहते हैं। उदाहरण देखिए, गधा घास चरता है। तो गधा घास चरता है तो चरना तो हो गया क्रिया, और कर्म क्या है? घास। रामू खाना खाता है, खाना क्रिया हुई, कर्म क्या है? खाना। महेश पानी पीता है, पीना क्रिया हुई, पानी। तो कर्म है साथ में, तो ये सकर्मक क्रिया हुई। आगे देखते हैं, इसको हम पहचानेंगे कैसे, कौन सी सकर्मक क्रिया है, कौन सी अकर्मक क्रिया है। तो किसे, क्या या किसको का प्रश्न कीजिए वाक्य में, और यदि उत्तर आपको मिल जाए मन में तो वहां पर सकर्मक क्रिया होगी। अब इसे ऊपर के उदाहरण में देख लीजिए। गधा घास चरता है, गधा क्या चरता है? घास चरता है, उत्तर मिल गया, सकर्मक क्रिया है। रामू खाना खाता है, क्या खाता है? खाना खाता है। महेश पानी पीता है, क्या पीता है? पानी पीता है, उत्तर मिल रहा है ना, सकर्मक क्रिया हुई। सीधी सीधी बात है, सीधा पहचानने का तरीका। कभी कभी सकर्मक क्रिया का कर्म लुप्त या छिपा रहता है। जरूरी नहीं है कि हमेशा कर्म आपको दिया ही रहेगा, कभी कभी कर्म दिया नहीं रहेगा, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि कर्म हो क्या सकता है इसमें। जैसे राधे खाता है। अब आप सोचिए, खाना क्रिया है, इसके साथ कर्म है नहीं है, लेकिन ये एक चीज ये बताइए कि खाएगा कोई तो क्या खाएगा? खाना खाएगा या फल खाएगा? उत्तर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है इसमें? क्या खाएगा? खाद्य पदार्थ खाएगा, कोई भी खाद्य पदार्थ खा सकता है। गीता बनाती है, क्या बनाती है? कुछ भी बना सकती है।
अरे कपड़े बना सकती है, स्वेटर बना सकती है, भोजन बना सकती है, कुछ भी बना सकती है। इसका उत्तर मिल रहा है आप, क्या है ये? सकर्मक। कर्म नहीं है, लेकिन कर्म का उत्तर मिल रहा है आप, इसीलिए सकर्मक है। और एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट, कुछ चीजें ऐसी है जो सदैव सकर्मक होती हैं, कुछ क्रियाएं ऐसी हैं उन पे आपको विचार करना ही नहीं, केवल आपको याद कर लेना है। ये मोटे से आपको लिखा हुआ दिख रहा है स्क्रीन पर, ये कौन कौन से हैं देखिए। पढ़ना सदैव सकर्मक है। अब ये न पूछिए कि क्या पढ़ रहा है, अरे कोई न कोई अध्याय पढ़ रहा है या किताब पढ़ रहा है। पढ़ना, लिखना, लेना, देना, खाना, पीना, पोषण या पोषना, इसको तद्भव में कह लीजिए। पोषना, फेंकना, 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 करना, कहना, खोना, धोना, लाना, पाना आदि ये क्रियाएं क्या हैं? सदैव सकर्मक क्रिया में प्रयुक्त होती हैं। कभी भी ये अगर है, ये क्रियाएं हैं, पढ़ने की, लिखने की, लेने देने, खाने पीने, पोसने, फेंकने, करने, कहने, तो ये समझ लीजिए कि ये सकर्मक तुरंत आपको टिक करना है एग्जाम में आने पर। दूसरा क्या है? अकर्मक क्रिया। यदि वाक्य में, किसी वाक्य में यदि क्रिया का कोई कर्म नहीं होता है, क्रिया का यदि कोई कर्म नहीं है या कर्म के होने की संभावना ही नहीं है, तो अकर्मक क्रिया होती है। जैसे वह दौड़ता है, इसमें प्रश्न वाक्य कर लीजिए जो पहले हमने आपको बताया है। क्या दौड़ता है? अरे दौड़ना क्या है, दौड़ता दौड़ता है, क्या थोड़ी दौड़ता है। तो यह कर्मक है, इसका उत्तर नहीं मिल पाएगा आपको, क्या दौड़ता है या किसे दौड़ता है। ये कोई उत्तर, इस कोई प्रश्न नहीं बनता इसमें। पक्षी आकाश में उड़ता है, तो क्या उड़ता है, आपको उत्तर मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। अरे उड़ता है, उड़ना एक क्रिया है, उड़ रहा है अपना। वह बिस्तर पर सोता है, राम घर से आता है, तो ये सब अकर्मक क्रियाएं हैं। अब आपको यहाँ पर एक चीज, यहाँ हमने ये भी मेंशन किया है नोट्स में, सदैव अकर्मक क्रिया। आना, जाना, जीना, मरना, उठना, बैठना, घूमना, फिरना, गिरना, संभलना, जलना, बुझना, लेटना, बजना, जागना, उड़ना, ये सदैव अकर्मक क्रियाएं हैं। इनको आप देखिए कहीं भी क्रिया होती हुई, तुरंत आप अकर्मक क्रिया लगा दीजिए। ना कहीं क्वेश्चन करना है ना पूछना है, ये मिल जाए तुरंत आप लगा दीजिए, कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें। तो ये सदैव अकर्मक क्रियाएं होती हैं। आगे चलते हैं, प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद देखते हैं। तो प्रयोग के आधार पर क्रिया के 8 भेद होते हैं। अभी आप देखिए कौन कौन से। नंबर 1 है सहायक क्रिया, अंग्रेजी में हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, ज्यादा अंग्रेजी में जाने की जरूरत नहीं है। सहायक क्रिया, जो क्रिया वाक्य की मुख्य क्रिया के साथ प्रयुक्त होकर अर्थ को स्पष्ट करने एवं पूरा करने में सहायता प्रदान करती है, उसे सहायक क्रिया कहा जाता है। मुख्य क्रिया के साथ प्रयुक्त होगी, अर्थ को स्पष्ट एवं पूरा करने में सहायता प्रदान करेगी, तो कौन सी क्रिया होगी? सहायक क्रिया। मोहन घर जा रहा है, रमेश स्कूल जा रहा है, सीता ननिहाल जा रही है। ये तीनों उदाहरण हैं। तीनों उदाहरण में है, रमेश स्कूल जा रहा था, मोहन घर जा रहा है, था, होगी, ये तीनों सहायक क्रियाएं हैं। ये अर्थ को पूर्ण कर रही हैं, सहायक क्रिया हैं ये। मुख्य क्रिया के साथ प्रयुक्त हो रही है। मुख्य क्रिया जाना है और जाने के साथ साथ ये सहायक क्रिया प्रयुक्त होकर के उस अर्थ को पूर्ण करती हैं, तो ये क्या है? सहायक क्रिया। समझ में आ रहा है? मेरे हिसाब से किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए और सब समझ में आ रहा है।
नहीं समझ में आए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन। अगला देखिए, सहायक क्रिया के बाद दूसरा नंबर है पूर्णकालिक क्रिया। इसकी क्या परिभाषा है? जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त करके उसी क्षण दूसरी क्रिया शुरू कर दे, प्रारंभ कर दे, तो पहले वाली क्रिया को पूर्णकालिक या पूर्वकालिक, कहीं 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 मिलता है, हमेशा नहीं, लेकिन पूर्णकालिक मान के लिए पूर्वकालिक क्रिया कहा जाता है। जैसे गीता खाना खाकर चली गई, तो पूर्णकालिक क्रिया है, खाना तो खा चुकी है, अब कौन सी क्रिया शुरू हुई है? चलने की, जाने की। गीता खाना खाकर चली गई। मोहन ट्यूशन पढ़कर चला गया, एक क्रिया समाप्त हो रही है, क्या? ट्यूशन पढ़ने वाली क्रिया खत्म हो गई, अब कौन सी क्रिया शुरुआत हुई है? चलने की, जाने की। ठीक है, समझ में आ रहा है? अगला तीसरा है द्विकर्मक क्रिया। वाक्य में जिस क्रिया के दो कर्म होते हैं उसे द्विकर्मक क्रिया कहा जाता है। द्विकर्मक क्रिया का उदाहरण देखिए, आचार्य छात्रों से संस्कृत लिखवाते हैं। आचार्य छात्रों से संस्कृत लिखवाते हैं, यह द्विकर्मक क्रिया हुई। माँ बच्चों को फल लाई है। राधा सीता को कहानी सुनाती है। इसकी पहचान है, कैसे पहचानेंगे एग्जाम में? अब हमेशा तो आप प्रयोग तो हमेशा नहीं कर सकते, तो इसकी एक पहचान है, क्या है? किससे या किसको, किससे या किसको, और दूसरा क्या। ये अगर प्रश्न किया जाए और इसका उत्तर मिलता है तो इसका मतलब है कि यहां पर द्विकर्मक क्रिया है। अब यही उसी उदाहरण में इसको प्रयोग कीजिए। कैसे? किससे लिखवाते हैं? छात्रों से। क्या लिखवाते हैं? संस्कृत। आया, आचार्य छात्रों से संस्कृत लिखवाते हैं। इसमें किससे लिखवाते हैं? छात्रों से। क्या लिखवाते हैं? संस्कृत लिखवाते हैं। दो कर्म आया कि नहीं है? माँ बच्चों को फल लाई, किसको लाई? बच्चों को। क्या लाई? फल। दोनों का उत्तर मिल रहा है ना, तो दोनों प्रश्नों का प्रश्न किए जाएंगे, दोनों का उत्तर मिलना जरूरी है। चौथा है संयुक्त क्रिया। जब वाक्य में कोई क्रिया दो या दो से अधिक क्रियाओं के संयोग से मिलकर बनती है तो उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। हिंदी भाषा में इस संयुक्त क्रिया का ही सर्वाधिक प्रयोग आजकल मिलता है। अब इसका उदाहरण देखिए, दो क्रिया मिलकर के बनती हैं, जैसे दो या दो से अधिक। जाने दो, इसमें दो क्रिया है, एक जाने देना, एक जाना, एक देना। ठीक है, इसमें आपको दो क्रिया मिल रही है। जाने दो, जाना एक क्रिया हो गई, देना एक क्रिया हो गई। खाने दो, खाना, देना, अलग अलग दोनों क्रियाएं हैं, दोनों मिल करके एक क्रिया बनी है। खाने दो एक एक क्रिया है, दोनों मिला करके। खाना भी क्रिया है, देना भी क्रिया है। लिख लेने दो, इसमें तीन क्रिया आ गई, लिखना क्रिया, लेना क्रिया, देना क्रिया। लिख लेने दो, तो ये क्या हुई? संयुक्त क्रिया कहते हैं। पांचवी है नाम बोधक क्रिया। वाक्य में जब कोई, नाम बोधक क्रिया है, वाक्य में जब कोई क्रिया संज्ञा अथवा विशेषण के संयोग से मिलकर बनती है तो उसे नाम बोधक क्रिया कहते हैं। संज्ञा और विशेषण के संयोग से बनती है। सभी मुहावरों में नाम बोधक क्रिया का प्रयोग मिलता है, सभी मुहावरे में।
मुहावरे जहां भी आपको मिलेंगे वो उसमें नाम बोधक क्रिया होती है। जब भी कभी एग्जाम में पूछा जाए कि नाम बोधक क्रिया निम्न में से कौन सी है और कोई मुहावरा मिल जाए तो तुरंत टिक करिए, आगे बढ़िए। जैसे दुखी होना, नदी बहाना, अपना लेना। अब इस दुखी होने में दुखी क्या है? ये क्या है? ये हो गया विशेषण हुआ। विशेषण के बाद ये क्रिया है होना। नदी क्या है? नदी संज्ञा है ना। अब बहाना क्या है? क्रिया है। अपना एक विशेषण है, ये विशेषण है और ये क्रिया है। तो विशेषण और क्रिया का संयोग से ये बन रहा है, इसलिए ऐसा है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है प्रेरणार्थक क्रिया। जिस क्रिया को कर्ता स्वयं न करके किसी दूसरे से करवाता है उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। खुद नहीं करेगा, दूसरे से करवाएगा, प्रेरणा का देगा दूसरे को, अपना कभी नहीं करेगा। जैसे मोहन बच्चों को पढ़ाता है। पढ़ना किसका काम है? बच्चों का। लेकिन प्रेरणा कौन दे रहा है? मोहन। मोहन बच्चों को पढ़ा रहा है। सीता तोते को उड़ाती है। उड़ना किसका काम है? तोते का। तो सीता का क्या काम है? तोता अपने आप उड़ जाएगा, लेकिन उड़ाती है सीता। इसमें एक और उदाहरण है, सीमा रीना से रोटी बनवाती है। सीमा खुद क्यों नहीं बनाती है? वो भी तो बनाना जानती है, लेकिन नहीं, उससे बनवाती है। प्रेरणा दे रही है उसको, बनाओ, तुम रोटी बनाओ। ठीक। पवित्र बच्चों को हंसवाता है। अरे खुद हंस लेंगे बच्चे, लेकिन हंसवा रहा है, वो कुछ कहानी सुना रहा होगा, कुछ चुटकुले सुना रहा होगा, हंसा रहा। इसमें आना, आता, वाना, वाता, ये याद रखिए। प्रेरणार्थक क्रिया में आना जिसे पढ़वाना, बनवाना, पढ़ाना, तो आना, आता और वाना, वाता आते हैं। साथ ही यहाँ यह भी ध्यातव्य है कि प्रेरणार्थक क्रिया में अकर्मक क्रिया भी सकर्मक क्रिया होती है। उड़ना क्या है? अकर्मक क्रिया है, लेकिन यहाँ किस सीता तोते को उड़ाती है, किसने प्रयोग हुआ है? सकर्मक क्रिया बन गई है यहाँ पे। तो प्रेरणार्थक क्रिया में अकर्मक क्रिया भी सकर्मक हो जाती है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देने योग्य है। आइए, सातवां है अनेकार्थक क्रिया। अनेकार्थक क्रिया या अन्य बोधक क्रिया। जब कोई क्रिया अपने मुख्य अर्थ के साथ अन्य अर्थ का भी बोध कराए तो उसे अनेकार्थक या अन्य बोधक क्रिया कहते हैं। अपने मुख्य अर्थ के साथ अन्य अर्थ का भी बोध कराए तो उसे अनेकार्थक या अन्य बोधक क्रिया कहते हैं। राम फल खाता है। अब ये देखिए, इसमें इसमें तो खाता है का अर्थ ग्रहण करना हुआ, सीधा सीधा है। लेकिन कहीं कहीं इसका अन्य अर्थ का भी बोध कराती है। खाने का अन्य अर्थ भी बोध हो जाता है। कैसे हो जाता है देखते हैं। नाबू जूता खाता है। अब ये जूता खाना कोई खाने वाली चीज तो है नहीं कि तोड़ा मुंह में डाला, नहीं। जूता खाने का मतलब किसी न किसी तरीके से मार खाने से मतलब है, लेकिन अर्थ इसका मार खाने से है, बेइज्जत होने से है। लेकिन क्रिया कौन सी है? खाता है। लाल बहादुर रिश्वत खाता है। और रिश्वत खाई थोड़ी जाती है, रिश्वत ली जाती है ना, धन लिया जाता है। लेकिन खाता है का अर्थ यहाँ पे आया कि वो रिश्वत लेता है। कालू मार खाता है, मिंकू गाली खाता है,
ये सब कोई खाने की चीजें नहीं है। ठीक है, तो ये गाली खाना, मार खाना, ये सब कोई खाने की चीजें नहीं है। इसका अन्य अर्थ निकल रहा है, इसीलिए इसको अनेकार्थक या अन्य बोधक क्रिया कहते हैं। आठवां और अंतिम क्रिया है अपूर्ण क्रिया। एक पूर्णार्थक बताए थे और यह अपूर्ण क्रिया भी देख लीजिए। ऐसी क्रिया जो वाक्य में प्रस्तुत होने पर भी अभीष्ट अर्थ को प्रकट नहीं कर पाती है। समझ में आ रहा है? ऐसी क्रिया जो वाक्य में प्रस्तुत होने पर भी अभीष्ट अर्थ को प्रकट नहीं कर पाती, अपूर्ण क्रिया कहलाती है। जैसे राम ने पूछा, पूछना क्रिया है, वाक्य में प्रयुक्त हुई, लेकिन अभीष्ट अर्थ नहीं निकल पाया। राम ने पूछा, क्या पूछा पता नहीं क्या पूछा, जब तक पता नहीं चलेगा क्या पूछा नहीं समझ में। नेहरू जी भारत के थे, क्या थे भारत के, कुछ इसका अभीष्ट अर्थ मिल रहा है, नहीं मिल पा रहा है, लेकिन क्रिया लगी हुई। गांधी जी भारत के हैं, क्या हैं, वैसे हम लोगों को पता है कि राष्ट्रपिता हैं, लेकिन इस वाक्य से कुछ पता नहीं चल रहा है। उपयुक्त कथनों में क्रिया होने पर भी अभीष्ट अर्थ प्राप्त नहीं हो रहा है, अतः ये सभी क्रियाएं अपूर्ण क्रिया कहलाएंगी। अपूर्ण क्रिया का अभीष्ट अर्थ निकालने पर जो शब्द प्राप्त होता है उसे पूरक क्रिया अथवा क्रिया का पूरक रूप कहा जाता है। इसी के साथ साथ ये आपकी क्रिया समाप्त तो हुई, लेकिन एक चीज और इसमें से आपको समझा दें। एक शब्दावली है क्रियार्थक संज्ञा, कभी कभी इसको क्रिया के एक भेद के रूप में भी कहीं कहीं आपको बता देंगे, किसी कोचिंग संस्थान में बता देंगे, किसी पुस्तक में बता देंगे। तो आपका प्रश्न उठ सकता है कि सर आपने क्यों नहीं बताया क्रियार्थक संज्ञा, आपको हो सकता है नहीं पता रहा हो इसलिए आपने नहीं बताया हो। तो नहीं, हमको पता है। आप सुनिए, जब कोई क्रिया वाक्य में संज्ञा की भांति पहले प्रयुक्त हो तो उसे क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं। तो कोई क्रिया वाक्य में संज्ञा की भांति पहले प्रयुक्त हो जाए, जैसे हंसना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। हंसना क्या है, एक क्रिया है, पहले आ गई वाक्य में, और पहले आकर के किसका काम किया, इसने संज्ञा का काम कर दिया, संज्ञा की भांति प्रयुक्त हो रही है। हंसना संज्ञा बन गई ना, स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है, तो ये क्या है, क्रियार्थक संज्ञा इसको कहते हैं। आई थिंक आप सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा, और समझ में आ रहा है तो आप लोग ध्यान पूर्वक पढ़ते रहिए, और एक काम और भी करते रहिए, चैनल को लाइक, पहले तो सबसे पहले लाइक आप लोग करिए, जब भी हो लाइक जरूर करिए। दूसरी चीज मैं कहूंगा तो नहीं रोज रोज, लेकिन कभी कभी कह देता हूँ, शेयर करिए ना, और लोगों को भी लाभ हो इसका, निःशुल्क अच्छा है, सभी लोग अध्ययन करें। और सब्सक्राइब करेंगे तो हमेशा आपको नया वीडियो जब मैं भेजूंगा आपको शो करेगा कि सर ने कल कुछ पढ़ाया है, आपको मिलता रहेगा। तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। और ये कोई ये 3 खुराक दवाई समझिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब को, सुबह शाम दोपहर, ठीक ना। और लाइक करिए, शेयर करिए, और अधिक से अधिक ज्ञानार्जन करिए। आप लोगों को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए ज्ञानार्जन में, ठीक है। धन्यवाद, नमस्कार।